शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल अभी हम भविष्य वापस से बनाएं। एक बार मैं आपको क्विकली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमने उसकी एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, जो कि हमें मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिए थे। इसका मतलब सेटिस्फाइंग था, आपको समझ में आया है वो लेक्चर और आपने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है। तो ऐसे ही हमको इस चैप्टर को भी पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर में आपको और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप सच में देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में आखिर होता क्या क्या है ना। आपने आपकी लोअर क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, लेकिन आप इसमें एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफाई किया है, मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या सोच के क्लासिफिकेशन दिया होगा। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है हमारे चैप्टर का नाम। इसका मतलब क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितने कैटेगरीज में और उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है, मतलब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखना है, ये साइंटिस्ट ने इसमें किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, क्योंकि क्या सोचा होगा और कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्दर अपनी अपनी एक क्लास बनाया गया, अपना अपना एक फाइलम बनाया गया, अपना अपना एक कैटेगरी बनाया गया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट की बात कर लो, चाहे वो बोर्ड्स की बात कर लो, चाहे वो एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात कर लो। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, क्योंकि आपकी मैम आपके साथ है। तो ये चैप्टर हम मक्खन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? एंड आई एम रेडी टू। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप आ जाने चाहिए सबके, और मुझे ताकि पता चले कि आप सब लोग बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ भाई। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारे। तो मैं वही आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही थी कि बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, वो ना पहले इतना साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि पहले पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी। मतलब पहले तो सब कुछ शुरू से चालू होता है ना, तो हमें इतना चीजों का नॉलेज नहीं था। और जब चीजों का इतना नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था? उस टाइम पे यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, कि हमें जैसे मान लो कोई बीमार हो गया है, पहले वैद करके होते थे। आपने आज भी मूवीज में देखते हो कि जो पुराने मतलब जो गांव वगैरह पर मूवी बनती है, वहां पर बोलते हैं कि वैद्य जी को बुला लाओ। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ क्या होती थी स्टूडेंट्स, जड़ी बूटियां होती थी, जो कि पहले के टाइम पे लोग यूज करते थे, जो कि प्लांट बेस्ड होती थी। तो उन लोगों ने एक सिस्टम, उन्होंने ऐसा कैटेगरीज कर दी कि भाई हमको प्लांट से कुछ तो मिल रहा है, कुछ फूड से। जो फूड मतलब रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों पे बेस्ड था। यूज के इन तीनों के यूज के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन था, वो सबसे पहले, जो कि एक नॉन साइंटिफिक तरीके से किया हुआ एक क्लासिफिकेशन हम जिसको बोल सकते हैं, जो कि रोटी कपड़ा मकान के बेसिस पे था। क्या अब आप ये भूलेंगे कि सबसे पहले अगर आपसे किसी ने पूछा कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन आई थी, उसमें जो नॉन साइंटिफिक तरीके से जो क्लासिफिकेशन हुआ था, उसका क्या क्राइटेरिया क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया था आखिरकार सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें। देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है, तो बहुत बेसिक चीज है। हाँ, बट पहले के लोगों के लिए ये भी बहुत नई चीजें थी ना, पहले बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसीलिए ये जहां से चीज इनिशिएट हुई उसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ से हमारी चीज एक्चुअल में इनिशिएट हुई है, कहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन एक्चुअल में आया है। तो ये रोटी कपड़ा मकान को कोई नहीं भूलेगा भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। लेट वी गो टू द अवर नेक्स्ट स्लाइड। और आपको पता है इन एवरी सेशन, इन फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू गाइस कि कौन सा लेक्चर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैडम ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जिसे बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो आप खुद देख लो भाई कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। आप खुद देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 2022, 21, 20, अभी तो मैंने 24 और 25 का इंक्लूड ही नहीं किया है।
25 का मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। देखो हर साल ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए ये आपका लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके एक चैप्टर से 2-4 भी क्वेश्चन निकल आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अगर 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसे अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये आपका बेसिक अच्छा बना देगा। ठीक है, देख लो भाई इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस भी देख लो। मैंने ये स्लाइड इसलिए रखी थी कि ताकि आप इम्पोर्टेंस एक बार अच्छे से देख लो। चलो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इस पे गौर फरमा लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्यारे प्यारे बच्चों क्या देखने वाले हैं, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो आपने क्लासिफिकेशन तो बहुत बार पढ़ा होगा, बट मैं जिस इजी वे में आपको बताऊंगी आपके एकदम जहन में उतरने वाला है भाई। तो आज एकदम आपको क्लासिफिकेशन का नशा होने वाला है। चलो, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा। देखो हो सकता है कि ये चीज आज कवर ना हो, इसमें से कुछ आधी चीज कवर हो, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में, ये हमारे कंटिन्यूएशन में लेक्चर रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको सारे किंगडम अच्छे से करवा दूंगी। ऑल किंगडम्स विल बी गोइंग टू कवर। ओके, so let me quickly jump to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या कह रही है कि इन क्या हुआ है कि ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी चीज की कोई डिस्कवरी होती है या कोई भी थ्योरी जब आती है वो अचानक से नहीं आ जाती प्यारे प्यारे से। उसको ना क्या कहते हैं, उसको उसको बहुत सारे साइंटिस्ट पहले भी करते हैं, बट उनको उतना नाम नहीं होता। मतलब वो बेसिक लेवल पर उस चीज को देते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें जो देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं उस उन चीजों पे। जैसे क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा ज्यादा दे दिया उनका नाम हम पढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बैकएंड पे उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो अच्छे से क्लासिफाई करके दे देता है, जो अच्छी डिस्कवरी करके दे देता है, सिर्फ उसका नाम पता चलता है। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल का भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पहले ऐसे, या फिर अर्ली एज में हम ऐसा कह ले कि ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था बहुत सारे क्लासिफिकेशन का बेसिस निकालने का। बहुत सारे साइंटिफिक जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, इन्होंने बताए थे। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो इन्होंने ना स्टूडेंट सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब मैम ये मॉर्फोलॉजिकल क्या भला है, आप तो पहले इसको हमको बताओ, इजी वर्ड में आप हमको बता दो, ताकि आज से कभी भी मॉर्फोलॉजिकल, देखो चाहे आप कभी भी जाओ, मतलब आगे की क्लासेस में जाओगे तो ये जो अभी वर्ड आ रहे हैं ना आपके एनसीईआरटी में, ये सारे वर्ड्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका बेसिक इतना स्ट्रांग रहेगा, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता रहेगा, तो सोचो आप आगे चल के कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कहलाओगे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, इसीलिए आपका बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए। आप किसी भी आपके भैया दीदी किसी से भी पूछना, वो यही कहेंगे कि बच्चों अपना बेसिक स्ट्रांग करो। बेसिक स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेस कैसे बनेगा, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि बेस कैसे बनाना है। बेस ऐसे ही बनेगा, ये जो बेसिक जैसा मॉर्फोलॉजी आ गया, इसका आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, क्लासिफाई करना क्या होता है चीजों को। तभी तो आपको आगे चल के बड़ी बड़ी थ्योरीज आएगी, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे ना जब आपको मीनिंग पता होगा। तो हर चीज गूगल थोड़ी करोगे। अब जैसे मॉर्फोलॉजिकल यहाँ आ गया, आपने 11th में पढ़ लिया, अब 12th में आएगा तो भी पता है, कॉलेज में आएगा तो भी पता है। अब मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है बाहर से कैसा दिख रहा है चीज। अब मॉर्फोलॉजी, अगर आपको कोई देखे तो आपकी मॉर्फोलॉजी कैसे है, आपके पास दो कान है, एक नाक है, दो आंख है, किसी के पास इससे ज्यादा है क्या? मतलब मुझे तो इतना ही पता है, इतना ही होता है। तो हाँ, बाहर से देखने पर हम किस तरीके से देख रहे हैं। मान लो ये कोई प्लांट है, बाहर से देखने पर इसमें दिख रहा है कि इसमें फ्लावर है। ये फ्लावर कौन से कलर का है मैं पूछूंगी तो आप कहोगे कि मैम ये पिंक कलर का। भाई गर्ल्स को सबसे ज्यादा पिंक कलर ही पसंद होता है, तो आप कहोगे मैम पिंक कलर का फ्लावर है। अब मैं कहूंगी कि इसकी हाइट कितनी है, तो चलो आप हाइट भी बता देंगे कि मैम ये टॉल प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है।
आप इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ देखने के बेसिस पे आप इसका क्लासिफाई कर सकते हो। तो इन्होंने भी ऐसे अटेम्प्ट किया, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर प्लांट को बताया। और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले एनिमल और प्लांट का ही क्लासिफिकेशन हुआ। अब आप कहोगे कि मैम इन्हीं दो का क्यों हुआ, बाकियों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों पहले माइक्रोस्कोप ऐसी वाली चीजें थोड़ी डेवलप हुई थी, पहले तो बहुत बेसिक चीज थी जो हमको आंखों से दिखती थी, और आंखों से हमें क्या दिखता है, we can see only plants and animals ना, प्लांट्स और एनिमल्स ही हमें दिखाई देते हैं हमारे खुली आंखों से, तो हमने इन्हीं का क्लासिफिकेशन दिया। फिर देखो, he also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not। फिर इन्होंने और एक क्लासिफिकेशन दिया ब्लड के बेसिस पे। अब आपका खून कैसे दिखता है, आपको हाथ वाथ काट मत लेना भाई, बोलो कि मैडम ने पूछा है कि ब्लड कैसा दिखता है तो हम बिल्कुल खून निकाल के बताएंगे, नहीं नहीं भाई, मैडम को पता है कि रेड कलर का होता है, अब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। किस किस का, किसी का ब्लू कलर का है क्या? जिसका ब्लू कलर का हो तो बताना, मतलब आपके अंदर पॉइजन घुस चुका है। चलो, तो सबका रेडी कलर का होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही है भाई। वही आजकल बच्चे बड़े सीरियस हो रहे हैं, आजकल के बच्चे बड़े सीरियस हो रहे हैं, इसलिए उनको कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, इन्होंने क्या कैसा क्लासिफिकेशन किया कि भाई इनका तो रेड कलर का है, मान लो कि खुशी का रेड कलर का है और अनुराधा का नहीं है, अनुराधा में रेड कलर का ब्लड नहीं है, तो इन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन दिया। हमको पता है कि ये गलत तरीका है, बट इन्होंने किया क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब इन्होंने कहीं से तो शुरुआत करी चीजों की, है ना स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। चलो, अब हमने इतना बेसिक पढ़ लिया है। देखो, मैं आपको एकदम प्रीमियम क्लास वाला पढ़ा रही हूँ, इतना ज्यादा बेसिक और इतना इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप एक बार में याद ही रह जाए आपको चीजें, आप भूलोगे ही नहीं। मैं इतना इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि मैं आपको क्योंकि रीजन बता रही हूँ, ये चीज हुई है, इसके पीछे उन्होंने क्या सोच के ये चीज हुई है, ठीक है। और जब आपको रीजन पता होते हैं ना, जैसे आपको जैसे आपको पता है, आप किसी की कोई कोई इंसान आपको पसंद नहीं होता ना, आप क्लास में जाते हो, एक दो बच्चों से तो चिढ़ होती है यार कि ये लड़की तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड बन ही नहीं सकती, मैं तो इससे कभी बात ही नहीं करूंगी। तो क्यों आपको वो पसंद नहीं होती? क्योंकि कुछ रीजन होता है, शायद आपने कभी उससे बोला होगा, वो अच्छे से रिप्लाई नहीं दी होगी, तो फिर एक कंसेप्शन बन गया, एक रीजन बन गया आपका। तो जैसे ही आप चीजों को भी ऐसे रीजन के साथ पढ़ना चालू करते हो ना, तो स्टडी भी हो जाती है आपकी, और पढ़ना भी हो जाता है, ठीक है। और याद भी रहती है चीजें लंबे समय तक। अभी भी आपको ना, जो अच्छे बच्चे होंगे क्लास के वो याद नहीं होंगे, छोटे होंगे जब आप, लेकिन जो लड़की से आपको पसंद नहीं होगी ना, उसकी शक्ल बिल्कुल याद रहती है, बिल्कुल दिमाग में छपी रहती है कि यार ये लड़की तो पसंद ही नहीं थी मुझे। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए आप जब चीजों को रीजन के साथ पढ़ते हो ना, तो वो छप जाती है माइंड में, फिर आप उसको भूल नहीं सकते। और मेरी रति मैम की क्लास में एक चीज है कि भाई भूलना अलाउ नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स भूल नहीं सकते चीजें, ठीक है। हो सकता है उनको कोई चीज समझ में नहीं आई, मैं वापस बताऊंगी, बट भूल तो नहीं सकते मेरे स्टूडेंट्स। चलो, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और भाई, ये जो भी आपके स्वर्ण नोट्स है, उसमें ये लाइन बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिखी जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया है, और आई वुड से कार्लस लीनियस ने दिया है। yesterday we solved the questions of living world, and you guys, you see with them, yourself ना, कि yesterday जो हमने क्वेश्चन करे, उसमें कार्लस लीनियस के 3-4 क्वेश्चन आए थे, शायद 3 क्वेश्चंस तो हमारे कार्लस लीनियस से ही आए थे। तो सोचो, ये लिविंग वर्ल्ड में भी आ रहा है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आएगा, क्यों इसको हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मैम? ये और भी तो साइंटिस्ट थे, इसको इतना फुटेज क्यों मिल रहा है? हम ऐसा कहते हैं ना, फुटेज मिल रहा है इस आदमी को तो बहुत। तो इस आदमी को बहुत फुटेज क्यों मिला? इन साइंटिस्ट को बहुत फुटेज इसलिए मिला क्योंकि जब कुछ नहीं था ना बच्चों, तब इन्होंने एक बहार लेकर आए हमारे बायोलॉजी के फील्ड में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फील्ड में। तो कार्लस लीनियस का आप नाम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऑल्दो इनकी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीधे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। फिर बेचारे हमारे अमीबा कहाँ जाएंगे, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, रिप्रोडक्शन का बेसिस, ये कोई बेसलेस था, ये सारी चीजें थी ही नहीं इनकी क्लासिफिकेशन में। बस इन्होंने जो है वो प्लांटी
और एक एनीमिया, ये दो क्लासिफिकेशन, इन दो के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है इनका नाम, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, है क्या, याद रखो इस चीज को। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनको पता रहे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। Just give me a second. Yes, now it's working. और चलो अब हाईलाइट करते हैं। ये जो लीनियस साहब है, इनको भूलना नहीं है भाई, कार्लोस लीनियस वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका डिसएडवांटेज क्या था मैम, क्यों आप कह रहे हो कि इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी की थी, क्यों आप कह रहे हो कि मतलब कि हमको इसके डिसएडवांटेज पढ़ने चाहिए। इसके डिसएडवांटेज पढ़ने से फायदा ये होगा ना कि आपको पता रहेगा कि अगले अगले वाले ने जो डिस्कवरी करी उसको किन किन चीजों पे उन्होंने काम किया होगा। तो देखो इनका डिसएडवांटेज था क्या था कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकेरियोट और प्रोकैरियोट क्या है मैडम, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट क्या है स्टूडेंट्स, यूकेरियोट्स क्या होता है, यूकेरियोट्स में बेसिकली आते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर जिसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जो जो जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, ये सारे आपके किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और कोई भी वेल ऐसा ऑर्गेनिल नहीं होता है इसमें, जैसे कि प्लांट्स में होता है, जैसे प्लांट में होता है, जैसे एनिमल में होता है, एनिमल सेल में होता है, वैसे इसमें किसी भी तरीके के कोई ऑर्गेनिल्स नहीं होते। ओके, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इन्होंने इस तरीके से कुछ भी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीजें होती है, क्या इन्होंने इस बेसिस पे कुछ भी बताया है, नहीं बताया है। इन्होंने तो बस प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। फिर देखो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एक में ही रख दिया, बट यूनिसेल्युलर और मल्टी, जैसे अमीबा, अमीबा को आप प्लांट्स में कैसे रख रहे हो या फिर एनिमल में कैसे रख रहे हो, आपका क्या बेसिस है भाई। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को आप उठा के कहाँ रख रहे हो, बहुत सारी चीजें है। जैसे प्रोटिस्टा है, आप प्रोटिस्टा को कहाँ रखोगे बताओ। अब देखो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इन्होंने ये सब तो कुछ भी नहीं बताया मैम जो आप बोल रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ बस यही जो इन्होंने नहीं बताया ना, वही इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो इनका एरर है या फिर जो इन्होंने नहीं बता पाए कोई भी साइंटिस्ट, वो होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्लाइड। आई डोंट नो गाइस, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है अभी, ये अंदर नहीं जा रहा है। आज तो लगता है ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के मूड में नहीं है, ये स्लाइड परेशान कर रही है स्लाइड्स तो आज। वेट में एक और बार ना इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। चलो आ गया। ओके, तो अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब हम जैसे जैसे जा रहे हैं ना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही है। कि यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि अब इसके आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएगी। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को, कमेंट में बताओ जब तक हमारा स्लाइड लोड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। फिर उसके बाद जो है हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे। ओके 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 जी, सबको समझ आ रहा है। और तब तक मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया।
ताकि मैं भी तो पता चलूं कि आप लोगों को कितना पता है। देखो जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए ही तो आए हैं। नहीं पता, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको चीजें नहीं पता रहती है तब आप ज्यादा सीखते हो। चलो, फाइनली हमारी स्लाइड्स लोड हुई है और अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक सेकंड मुझे दो स्टूडेंट्स। चलो शुरू हो गए। हाँ, तो हम इस वाली स्लाइड पर थे। यस, स्लाइड पर थे और अब हमारी एक सेकंड देंगे, स्लाइड लोड हो जाएगी। तो बता रहे हैं आप लोग, कौन कौन बता रहा है भाई कि थ्री किंगडम सिस्टम जो है किसने दिया हुआ है? क्या आप में से कोई जानता है कि थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया हुआ है? बताओ तो, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया हुआ है? ओके, तो हमारा स्लाइड लोड हो गया है और यहाँ पर सीधे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। बट मैं जो है आपको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, फोर किंगडम के भी बारे में बताऊंगी। हाँ, फाइव तो वी नो, क्योंकि हमने कल वाला लेक्चर जिस जिस बच्चे ने देखा उसको पता है कि आर एच विटेकर हमने एक लास्ट वाले हमारे ऑब्जेक्टिव में देखा था। आपको पता है ना, हमने लास्ट वाले में ही हमारे देखा था कि क्या क्या चीजें, मतलब लास्ट वाले इसमें हमने देखा था ना कि आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। वी नीड टू ऐड द स्लाइड और फिर मैं उसमें आपको नोट्स देती हूँ। हियर वी गो। पता नहीं आज ये बहुत स्लो हो रहा है इंटरनेट। 2 सेकेंड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीन किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो है वो अर्नस्ट हैकर ने दिया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो अर्नस्ट हैकर का नाम आप भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अर्नस्ट अर्नस्ट हैकर ने क्या दिया है आपको? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। चलो मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो फिर चलो चलो, इतना देरी करते हुए फटाफट से हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। थ्री किंगडम, देखिए स्टूडेंट थोड़ा स्लो शो हो रहा होगा आपको, बट आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, थ्री किंगडम किसने दिया है फटाफट से लिखो इसका नाम, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने दिया है भाई आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कभी भी पूछा जा सकता है। जो कि क्या होता है, प्लांट। ये एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, कहीं इधर उधर की बातें नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब। एनिमल, और एक और क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा। मैंने अभी बात करी थी कि प्रोटिस्टा को आप कैसे रख ले रहे हो प्लांट में या एनिमल में। ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों की भी प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया यूनिसेलुलर, ये आपका यूनिसेल्यूलर है, क्योंकि आपका प्लांट भी मल्टी सेल्यूलर है और एनिमल भी मल्टी सेल्यूलर है। और बेचारा प्रोटिस्टा था यूनिसेल्यूलर, आपने कैसे रख दिया भाई? कैसे रख दिया आपने? हम कार्लोस लीनियस से पूछना चाहते थे कि उन्होंने कैसे रख दिया, बट ठीक है, रख दिया तो रख दिया। अब हम तो आगे बढ़ेंगे, हमारा तो पढ़ाई करने वाला काम है। अब फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया है स्टूडेंट्स? फोर किंगडम सिस्टम आप बताएंगे किसने दिया है? कॉपलैंड ने दिया है भाई, बाय कॉपलैंड। और अब मैं जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तब कोई भी भूलेगा नहीं कि मैम आपने तो बताया नहीं था। मैं हर चीज बता रही हूँ भाई, ऊपर से लिखवा भी रही हूँ। ठीक है, तो नोट करेंगे आप सब लोग मेरे साथ, कॉपलैंड। तो विजिबल हो रहा है ना मैं जो लिख रही हूँ?
कि आज हमारा जो है वो इंटरनेट का बहुत इशू हो गया है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो कॉपलैंड ने दिया हुआ है और इसके अंदर में क्या क्या आएंगे, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा ऐड कर रहे हैं। देखो जो पहले वाला था ना थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसी में एक और ऐड हो गया मोनेरा। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं इसको। तो बोलो मेरे साथ, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा याद रखना है बस कि फोर किंगडम में एक चीज और ऐड हो गई थी, मोनेरा, जिसमें कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को इसके अंदर रखा गया है। ऑल प्रोकैरियोट lying under Monera. So you have to remember this guys. Okay? भूलना अलाउ नहीं है भाई। चलो, इतना तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। हमें और भी कुछ कुछ चीजें देखनी है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब आता है जिसका हमें बरसों से था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। मतलब आर एच विटेकर का हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि उन्होंने ऐसा क्या अलग दे दिया जो उनका इतना एक्सेप्ट हुआ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आओ फटाफट से देखते हैं। एक मिनट देना मुझे थोड़ा सा। ओके, तब तक आप मुझे बताओ कि कौन कौन से दिए हैं भाई। आर एच विटेकर का जिसको पता है वो बताएगा कि आर एच विटेकर ने ऐसा क्या दे दिया मैडम जो उनका इतना एक्सेप्ट हुआ और बाकी सब लोगों का नहीं हुआ। बस एक मिनट देना मुझे। चलो, अब फटाफट से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम। अब ये वाला सिस्टम क्या था स्टूडेंट्स, कि जो हमारे आर एच विटेकर साहब थे, इन्होंने कौन से ईयर में दिया था ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने 1969 में हमको बताया था भाई इसके बारे में। 1969 में इन्होंने बताया था फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में। फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था आर एच विटेकर ने। ठीक है, आर एच विटेकर ने बताया था 1969 में बताया था। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है मैम, तो इसमें इंक्लूड है प्लांट, इसमें क्या इंक्लूड है, एनिमल, इसमें क्या इंक्लूड है, प्रोटिस्टा, इसमें क्या इंक्लूड है, मोनेरा, और क्या इंक्लूड कर दिया था एक इन्होंने, फंजाई। बस ये एक नई चीज के कारण जो है इन्हें इतना रिकॉग्नाइज मिला। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो फंजाई है उसका कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कुछ कुछ को छोड़कर इनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनेरा में बिल्कुल यूनिसेल्युलर होते हैं, मोनेरा मोस्टली प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होता है। प्लांट, एनिमल, फंगी इन्होंने अलग किंगडम में ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है। इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम किस किस के बेसिस पे था, क्या क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इतना तो हर किसी को पता रहेगा, बट क्या क्या उनका बेसिस था जिसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। फंगी क्यों बनाया भाई इन्होंने, आप बताओ फंगी क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ गई फंगी की, क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे। फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। तो ये चीजें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इन्होंने सेल वॉल के कंपोजिशन पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन दिया है। और जब इन्होंने इतना ज्यादा क्राइटेरिया दिया तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ा इनका ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। फिर कार्बूस आए, फिर उन्होंने थ्री डोमेन्स दिए। ठीक है, लेकिन तब तक तो यही चला है। ठीक है, चलो मैं आपको क्राइटेरिया लिखवा देती हूँ फटाफट से।
कि क्या जो है आपका क्राइटेरिया क्या है। हर चीज का क्राइटेरिया होता है ना यार। जैसे आप स्कूल में जाते हो, है ना, या फिर आप कहीं पे भी जाते हो, तो उसका जैसे आप नीट का आपने एग्जाम फॉर्म भरा। अब नीट का एग्जाम फॉर्म भरने का भी आपका क्राइटेरिया रहता है कि आपका एज इतना नहीं होना चाहिए, इतने से छोटा नहीं होना चाहिए, इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए, आप इतने एज के मिनिमम होने चाहिए, आपकी सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, किसी भी एग्जाम फॉर्म का क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतना क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो उस एग्जाम के लिए। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें एज का क्राइटेरिया रहेगा, उसमें रहेगा कि आपका मास्टर्स है कि नहीं है, आपका बैचलर्स इस सब्जेक्ट में है कि नहीं है। तो ये आपका मिनिमम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब नीट देने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्राइटेरिया। इसलिए किसी भी चीज का क्राइटेरिया बहुत जरूरी होता है। चलो अब क्राइटेरिया इनका क्या है ये समझ लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया मैडम। सेल स्ट्रक्चर हो गया। सेल तो हमको पता है, आपने बताया था फर्स्ट लेक्चर में सेल के बारे में कि सेल तो एक बेसिक है। और सेल का स्ट्रक्चर हर किसी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे प्रोकैरियोट में अलग हो सकता है, यूकेरियोट में अलग हो सकता है। ओके, ओके मैडम। अब सेकंड आप बताइए, सेकंड क्राइटेरिया क्या था। सेकंड मैं बताऊंगी स्टूडेंट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकंड क्राइटेरिया। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैडम क्या है, क्योंकि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ है, क्या वो यूनिसेल्युलर है, क्या सिर्फ उसके पास एक सेल है, या फिर उसके पास मल्टीपल सेल है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि एनिमल्स। चलो, तो ये यूनि है या मल्टी है। मुझे लग रहा है ना स्टूडेंट्स, स्लाइड को भी पिंक कलर ज्यादा पसंद आ रहा है। जब मैं स्काई ब्लू से लिख रही हूँ तो ये चल नहीं रहा है, और जब मैं जैसे ही मैंने पिंक लिया तो देखो कैसे फटफट चल रहा है। कुकी बन गई है मेरी स्लाइड तो एकदम ही। चलो रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया कर रहा है मैं, कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। हम देख रहे थे कि बैक्टीरिया में जो फिजन होता है, बाइनरी फिजन के साथ रिप्रोडक्शन होता है ना। अमीबा का हमने देखा था उस तरीके से हो रहा है। तो उस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है। ह्यूमंस में अलग फेज होती है, हमारी अलग साइकिल्स चलती है सब कुछ। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया एकदम अलग है। हम हम अपने ही जैसे ऑफिस स्प्रिंग को जन्म देते हैं, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने ही जैसे ऑफिस स्प्रिंग, जैसे कि कैट डॉग, हमारे इसमें अलग है ना। हम एक जैसे नहीं होते हैं, हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का बेसिस है। अब न्यूट्रिशन, अब फोर्थ हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैडम कैसे, अब मैं कहूंगी कि प्लांट का आप बताओ, क्या आपने प्लांट को किसी से फूड मांगते हैं कि प्लांट गया है ठेले पर और कह रहा है भैया पानी पूरी खिला दो। ऐसा तो नहीं होता। किसी ने देखा है क्या भाई, कोई प्लांट गया हो कि अंकल अंकल पानी पूरी, कि भाया मुझे 5 रुपए की पानी पूरी खिला दो, ऐसा देखा है क्या। तो ऐसा नहीं होता भाई। और अगर किसी ने देखा होगा तो फिर पता नहीं, बट ऐसा ही होता है। तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हमारे हमारे जैसे नहीं होते, हम ह्यूमंस जैसे नहीं होते हैं कि हम लोग डिपेंड है। हम ह्यूमंस क्यों डिपेंड है, हम लोग तो हेट्रोट्रॉफिक है। हम लोग तो प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है हमारे मीट के लिए। मतलब एनिमल से हमको मीट वगैरह मिलता है तो वो भी खाते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस तो सब खाते हैं। तो वही है। चलो भाई, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, द लास्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पहले से भी पता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सारी चीजें से बताना है एक बार। अब चाहे वो स्टूडेंट का, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। सही बात है या नहीं। देखो देखो भाई, नजर हटी और दुर्घटना घटी। आज तो मेरी स्लाइड बहुत परेशान कर रही है मुझे। तो लिख लो भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक
रिलेशनशिप। ओके, आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब ये सब तो हो गया। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। मैं चाहती हूँ कि आप उसको नोट डाउन कर ले, और नोट डाउन करने से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसको मेरे साथ समझे। क्यों समझे भाई? क्योंकि समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी जगह से मिल जाएगी, बट समझ में आ गया ना एक बार, तो कोई भी पढ़ी वाली चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्यू किंगडम क्लासिफिकेशन की हमने बहुत अच्छे से बातें करी, और ये डायग्राम देख लेंगे आप लोग। यही थे भाई आपके विटेकर सर। वैसे हैंडसम तो थे सर, और यही वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे से आपको क्लासिफाई कर दिया, किंगडम फंगी बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने मस्त अच्छा अच्छा काम करा है, और इनको प्रणाम करने के बाद अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो, ये स्लाइड को अब मैं क्या कहूँ, ये स्लाइड को हम गिव वाइज स्लाइड कहेंगे। हमने कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी हम उसको अपना लेबल देंगे, तो ये वैसा लेबल वाला स्लाइड है आपका। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे आपके एग्जाम में, और आपको पता नहीं चल जाएगा बिल्कुल, बच्चों को उड़ उड़ के आ जाएंगे इससे पेपर में आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका मास्टर स्लाइड, जो मैं जिसकी बात कर रही थी कि किस किस तरीके से किन किन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, और जो आपके 5 किंगडम्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, वो भी आप मेरे साथ नोट डाउन कर लो, और हम इसको फटाफट से समझते हैं। कल से हम किंगडम मोनेरा चालू करने का सोच रहे हैं, कि मैं कल से आपको किंगडम मोनेरा स्टार्ट करवा दूँ, ताकि आपका ना जल्दी जल्दी, थोड़ा हमको सिलेबस भी तो देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाए पूरा समझने के साथ। तो यहाँ तक कि किस किस को डाउट है ये बताओ, ये किसी को डाउट है आप में से, या सब कुछ क्लियर है भाई? बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ, ताकि आप लोग उसको याद रखेंगे। जो अमीबा है और पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला, तो ये लोग ना बड़ी दिक्कत दे रहे थे। क्यों दिक्कत दे रहे थे मैडम? रिप्रोडक्शन हो गया इनका, सेल हो गया इनका, हर एक चीज, ये लोग कैसे इनका जो न्यूट्रिशन मोड है, इनका जो मूवमेंट है, जो हमने देखा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जो चीजें हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है, तो इन सबको देखते हुए ना साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो भाई तुम लोग बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट किंगडम बना देता हूँ। तो जो भी इधर उधर के गए गुजरे लोग थे, मतलब जो भी बेचारे जो भटके हुए थे, जो या कहने दो जो कहीं भटक गए थे, उन सबको रीयूनाइट करके सबको प्रोटेस्टा में डाल दिया, ताकि उन लोगों को भी बुरा न लगे। कि भाई जिन जिन लोगों का सब कुछ क्लियर था वो लोग तो एकदम बहुत अच्छे से आगे बढ़ गए, लेकिन जो लोग बेचारे मतलब जो, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इन लोगों को तो बुरा, ये लोग तो बुरा मान जाते कि भाई वो लोग लिविंग, मान लो प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, चलो ये लोग तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? क्या हमारा कोई दिल नहीं है जो आप आपने उन लोगों को सेपरेट कर लिया और हम लोगों को सेपरेट नहीं किया? तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि अरे अरे बुरा मत मानो, चलो तुम्हारा तुमको प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो भाई उनने उंगली पकड़ी और सबको सबको प्रोटिस्टा में लेकर आ गए। बहुत बढ़िया मैडम। तो अच्छा मैम, ये लोग ऐसे लोग थे। हाँ, ये लोग ऐसे ही लोग थे, तो इनको भी भूलना नहीं है, नहीं तो ये लोग फिर बुरा मान जाएंगे, और अगर पेपर में आ गए तो सीधे नंबर खाएंगे आपके। ठीक है, और यीस्ट को भी यहीं पर रखा है, तो यीस्ट भी ना बड़ा परेशान करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज एकदम कैरेक्टरिस्टिक फंगी जैसी है, बट है मल्टी सेल्यूलर। तो इसको यूकेरियोट्स में रखे, कहाँ रखे इसको? फंगी में रखे
या प्लांटी में रखें या एनिमिलिया में रखें। तो बड़ा उत्पादी था ये यीस्ट, तो हमने इसको रख दिया प्रोटिस्टा। चलो, मतलब साइंटिस्ट, बस यही बताना था आपको। और अब लगता है कि खेल खेल में सब समझ आ गया है मैडम। वाह मैम वाह, दिल खुश कर देता, अब तो हमको सब समझा दिया आपने। चलो, अब चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो द मोस्ट अवेटेड स्लाइड में इसको कहूंगी। देखो ना, जैसे हम लोग किसी भी यूट्यूब पे लॉन्च सुनते हैं, कोई भी जो आपका एक्टर एक्ट्रेसेस है वो कुछ भी रिवील करते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो कहते हैं कि आज हम ये रिवील करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज हमारा ये है वो है। तो हम हमारे पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते यार ये सारी चीजें रिवील? तो हम भी रिवील करते हैं भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। हमारे पास तो इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज थी भाई। तुम लोग क्या, अब वो लोग क्या दिखाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल जो कि बहुत ज्यादा, पता नहीं वो भी रियल भी है या नहीं है। कुछ कुछ लोग तो रियल है, बट कुछ कुछ लोग तो बहुत ज्यादा फेक है। लेकिन हम तो, हमारे पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हम हमारे पास तो इतना एजुकेशन इतना एनरिच है ना कि उसका कंपैरिजन आप किसी भी लग्जरी से नहीं कर सकते। जिसके पास एजुकेशन है वो अपने आप में एक लग्जरियस पर्सन है। ओके, तो इतने सारे ज्ञान के साथ चलते हैं स्टूडेंट्स, हल्ला बोलते हैं इस स्लाइड पे, और आज ये स्लाइड खत्म करके ही जाएंगे बिल्कुल। तो मैं एक एक से समझाऊंगी आपको। सबसे पहले पकड़ो सेल टाइप को। अब मैडम सेल टाइप, सेल तो हमको पता है, और सेल टाइप आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको बताया, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल का टाइप क्या है। क्या वो प्रोकैरियोट है? प्रोकैरियोट्स मतलब जो जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जितना उतना डेवलप नहीं होता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उस तरीके के नहीं होते। बस इसके पास लोकोमोशन करने के लिए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, मोनोसोम्स होते हैं, और कुछ रेस्पायर, मतलब इसका ये जुगाड़ू आदमी है, इसलिए तो सरवाइव कर लेता है। जहां इंसान नहीं सरवाइव करते हैं वो मोनेरा, वहां पर मोनेरा किंगडम के लोग वहां सरवाइव करते हैं भाई साहब। मतलब मैम आप ये क्या कह रहे हो? मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता, जहाँ पे कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता, जहाँ कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, वो सरवाइव नहीं कर सकता, वहां बैक्टीरिया सरवाइव करता है। आपने थर्मोफिलस एक्वेटिकस का नाम सुना है कि नहीं भाई? वो इतना हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर देता है। वहां कोई नहीं रह सकता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर वहां नहीं रह सकता, लेकिन बैक्टीरिया रह सकता है। तो सोचो इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए ये जुगाड़ू आदमी है। जो इंसान जुगाड़ू होता है ना वो कहीं पे भी सरवाइव कर लेता है। अगर आप जो कोई बहुत हाई प्रोफाइल कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहोगे कि नीचे बैठ जा खाना खा ले, या फिर उसको कहीं आपने ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। वहाँ एक दूसरा बच्चा है जिसने कम चीजों में भी, जिसके पास अच्छा नॉलेज है और उसने कम चीजों में भी सरवाइव करना आता है, तो वो बिल्कुल कर लेगा सरवाइव। तो बस ऐसा ही है। तो ये भी मोनेरा हमारा जुगाड़ू है, तो इसको जुगाड़ू से याद रखेंगे, प्रोकैरियोट। फिर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भाई अब इसको क्या कहें? अब जो कैरेक्टर है ये मोनेरा प्रोटिस्टा, ये मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहाँ से बस इसको छोड़ के सारे यूकेरियोट है। सेल टाइप सबका यूकेरियोट है, बस इतना याद रखना है। चाहे वो पी हो, चाहे वो एफ हो, फिर बी हो या ए हो, इन सबको मिला के यूकेरियोट्स में रख दो। आंखें बंद करके सबको यूकेरियोट्स में रख दो, ठीक है? पी एफ पी ए, पी एफ पी ए, प्रफुल्ल के पापा, ऐसे याद रख लो, या फिर कुछ भी याद रख लो। तो ये जो पी एफ पी ए है, इनका एक ही पापा है जो कि है यूके का। जैसे याद रखना है रखो, भूलना नहीं है कि सेल टाइप क्या है मैडम। चलो, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो आपका सेल होता है ना, उसके पास उसकी सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो है, हम ऐसे बात कर रहे हैं सेल वॉल, तो ये क्या कोई हमारे घर की ईंटों वाली तो दीवार होगी नहीं। किस किस को ऐसा लगा कि भाई ये ब्रिक से मिलकर बनी हुई होगी? भाई जो सेल हमको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, उसका सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होगा? कुछ तो होगा ना, किसी से तो मिलकर बना होगा। तो जैसे मोनेरा है, इसका नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है, प्लस अमाइनो एसिड्स। जैसे प्रोटिस्टा है, ये इनमें कुछ में ही होती है सेल वॉल, सब में नहीं होती है। फंगी है, काइटिन से मिलकर बनी है। बिल्कुल याद रखना है, हर पेपर में पूछा जाता है। चाहे एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम दो, चाहे नीट दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो।
बायोलॉजी के एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ। किसी भी एग्जाम में जाएंगे ये काइटिन बिल्कुल मुंह उठा के वहां आएगा। तो जब अगर ये मुंह उठा के वहां आएगा तो हम बता देंगे कि तुम कौन हो, हमें पता है तुम काइटिन हो। चलो, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, और एनिमल में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन। अब मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें तो फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या समझ रहे हो? मतलब न्यूक्लियस जैसा ही कुछ होता है पर न्यूक्लियस तो नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो काहे की मेम्ब्रेन मैडम? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसका मेम्ब्रेन कहाँ से हो जाएगा? चलो यहाँ एब्सेंट है। चलो, प्रोटिस्टा तो यूकेरियोट है और हमको पता है यूकेरियोट में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकेरियोट की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन भी तो होगी ना मैडम? मैं कहूंगी ठीक है, होंगी होंगी। इतना इतना भी मत उछलो। अब बोल रहे हैं फंगी में भी होगी, अब मैं कह रही हूँ फंगी में क्यों बोला? क्योंकि मैम ये भी तो यूकेरियोटिक है, इसके पास भी तो न्यूक्लियस है, तो इसमें भी होगी। मैं कहा, ओके भाई, बहुत आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बन गए हो भाई, अब तो मैडम को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यूकेरियोट, अब मैं कहूंगी प्लांट में, तो प्लांट में भी यूकेरियोट है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, तो हाँ इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। यूकेरियोट्स की बात कर ले तो इसमें भी प्रेजेंट होगी। आप कहोगे वाह भाई वाह, वाह ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं कहूंगी मैम किस लिए होती है? आप ज्यादा सोचो इसलिए होती है ना। चलो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की फटाफट बात कर लेते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, सेल्यूलर होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल से मिलकर बना होता है, ये भी सेल्यूलर होता है। और ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मतलब सेल्यूलर को यूनिसेल्यूलर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारा छोटा सा बुद्धि होता है ना, वो कंफ्यूजिया जाता है, उसको कंफ्यूजियाना नहीं है स्टूडेंट्स। यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर लिख लो, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक ही सेल प्रेजेंट होती है विचारों में, एक ही सेल प्रेजेंट होती है। क्योंकि मतलब तुम कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक ही सेल प्रेजेंट। अब यहाँ पे फंगी में मल्टी सेल्यूलर होता है, प्लांटी में भी टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, और एनिमल्स में भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब होता है। हम इसमें ह्यूमंस आते हैं। बस ह्यूमंस को जब भी एनिमल लिया है थोड़ा ह्यूमन को कंसिडर करके सोचा करो, एनिमल्स को कंसिडर करके सोचा करो। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं नीट वालों को इनसे क्या है ऐसा, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और नीट नहीं बल्कि जो क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो नहीं भी होते वो भी दूसरे क्वेश्चन दूसरे इसमें, मतलब आपका नीट को फोकस नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा एनसीईआरटी को फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी है ना वो बहुत फिल्टर करके लिखी हुई है, और वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आती है, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आप जो डेली लाइफ में चीजें देखते हो उसकी क्यूरियोसिटी को बेस मद्देनजर रख के वो एनसीईआरटी आपकी बनाई हुई है। पता है उसका कितना रिसर्च हुआ है उस एनसीईआरटी पे? सब लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी करते हैं, एक बार जब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी ना उसके बाद आपका खुद पढ़ने का मन होगा कि इसमें तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। चलो कभी और बताऊंगी इसके बारे में। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो। ऑटोट्रॉपिक बता दिया है मैडम आपने कि खुद से खुद का खाना बताते हैं। उसमें ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब सड़ी गली चीजों से अपना खाना बनाने वाले, ठीक है, डेड और डिकेइंग चीजों से, ठीक है, डेड और डिकेइंग से। और पैरासिटिक तो ये सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर मैडम क्या आता है? तो ऑटोट्रॉपिक आते हैं। ये लोग भी बेचारे अच्छे बच्चे होते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड होने वाले, और फोटोसिंथेटिक मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट वो अपना खाना बनाते हैं। अब यहाँ पर फंगी की बात करेंगे तो हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। जो फंगी होती है ना वो भी हमारे ही जैसी होती है, मतलब दूसरों पे, स्पेशली डेड और डिकेइंग चीजों पे ये डिपेंड होती है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक होती है ये मोस्टली, और हेटरोट्रॉपिक होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं भाई, खुद से खुद का खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रकाश संश्लेषण, मींस फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। चलो, और जो एनिमिलिया है वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक, स्पोरोफाइटिक इसके अंदर आता है। तो हम तो पक्का पता है भाई, ह्यूमंस तो भाई दूसरों पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं हमारे फूड के लिए। चलो भाई, तो ये मैंने आपको समझा दिया है।
और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अब आप लोगों को समझ आया या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? क्योंकि आज हमने थोड़ा अच्छा पढ़ा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड से। हम कहाँ हमने लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया था और कहाँ हम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ गए। इतने दिनों से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ और आप पढ़े जा रहे हो। चलो बताओ भाई, कैसा लगा सेशन और क्या क्या समझ में आया?